बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम सत्तर कुरैशी और अपने यूट्यूब चैनल AQ ग्लोबल के साथ आपकी खिदमत में अपना प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके सामने। जी, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे प्रोग्राम का उन्वान है आपके सामने, और हम आपके सामने में लेकर आते हैं जो हमारे यहाँ बड़ी ख़बर होती है उसके पीछे छुपा सच, यानी हर बड़ी ख़बर के पीछे छुपा सच, जो ख़बरों के पीछे असल हक़ाइक़, असल कहानी, असल महरिकात, उनको आप आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और इसमें हम किस हद तक कामयाब हैं उसके लिए आपको फ़ौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और हमें अपनी राय से आगाह करना होगा। तो आइए, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे बटन को दबाएं ताकि आपको हमारा हर प्रोग्राम वक्त पे मिलता रहे। नाज़रीन, दो बड़ी ख़बरें। सबसे पहले बड़ी ख़बर यह है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, बिलखुसूस महंगाई के हवाले से जो बयान दिया है वो बड़े काबिल गौर है। और उनका बयान ये बताता है कि हुकूमत ने अभी पिछले दिनों एक आदाद व शुमार पेश किए थे जिसमें कहा गया था कि ग्रोथ रेट जो है वो 4% तक चला गया है। तो चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि अगर ग्रोथ रेट 4% तक चला गया है तो हुकूमत कर्जे लेके क्यों सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें अदा कर रही है। बड़ी अहम खबर है। यानी इसके साथ साथ पिछले दिनों अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्मी अफसरान से खिताब किया और आर्मी अफसरान से खिताब करने की वजह, लॉजिक, जो चीज़ सामने आई है उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करूं जो हम पिछले प्रोग्राम के अंदर हिस्सा छोड़ गए थे, मरगला की पहाड़ियों के पीछे लगने वाली आग। तो तहकीकात चल रही है और अभी तक असल हक़ाइक़ सामने नहीं आए। जो चीज़ा दो तीन बातें मेरे सामने आई हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि ये एक सोची समझी प्लानिंग, एक साजिश के तहत वहाँ आग लगाई गई, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स और जो लोग वहाँ से लकड़ी चोरी कर रहे थे साल से, उनके दरमियान में कुछ मामला बिगड़े हुए थे। तो उस तमाम चीज़ को मट्टी डालने के लिए, उस तमाम जो वहाँ मामला हुए हैं, जो लकड़ी वहाँ से चोरी हुई, उसको छुपाने के लिए ये सिलसिला किया गया कि वहाँ पर जो है वो पहाड़ियों पे आग लगा दी गई। ये माजी में भी होता रहा है, ये पिछली हुकूमतों में भी होता रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पिछली 70 साल से पाकिस्तान में हुकूमतें, सिविल हुकूमतें आई हैं, उनमें जो कुछ होता रहा है वही कुछ इस हुकूमत में हो रहा है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हो रहा है। यानी तमाम पिछली हुकूमतों के रिकॉर्ड कुछ इस तरह से तोड़ दिए हैं कि मैं आपके सामने एक हुकूमत का जो है अदाद व शुमार पेश करना चाह रहा हूँ कि जिसमें हुकूमत वक्त ने जो है हमारे ज़िम्मेदारान ने अदाद व शुमार पेश किया और हुकूमत की इस अदाद व शुमार को हम किस तरह से देखते हैं और गरीब आदमी कैसे जिएगा इस दौर के अंदर, जब महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ गई है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ज़रा आप इसार से काम लें। तो इसार के काम लेने के चक्कर में तो पिछले 2.5 साल के अंदर जो हमारे एक मुतवस्सित तबका, उसके बाद एक गरीब तबका और फिर गरीब से नीचे भी एक जो होता है ना, जो किसे कहते हैं कि गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे जाने वाला तबका, उसकी तो आप बात ही ना करें। उसको तो अगर दिन में एक वक्त की रोटी मिल जाए तो वो रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन जो एक हमारी पाकिस्तान की आबादी को अगर हम डिफरेंस करें, अगर उनको टुकड़ों में बांटें, तो मैं ये कहता हूँ कि 80% लोग वो हैं जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें गरीब और गरीब से गुर्बत की लकीर से नीचे वाले भी आते हैं। अब उन 80% में से 50% ऐसे हैं जो बेचारे रोज़ खाने और रोज़ कमाने वाले हैं। और जब मुसलसल लॉकडाउन लग रहा है, जब कारोबार कहीं है ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है ही नहीं, हमारे हर तरह से जो है वो हुकूमत ने चारों तरफ से जो है मुसलमानों ने पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है, लेकिन उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके जो हुज़रा हैं, उनके जो सुफरा हैं, उनकी अय्याशियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। वो सिलसिला अपनी जगह जारी है। तो मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि गरीब कैसे जिएगा। गरीब तबके ने ख़ास इसार से काम लिया हुआ है और इस इसार को जो है अगर हम सुनहरी हल्फों से लिखें तो बेजाना होगा। अब हम बात करते हैं कि
अगर हम डिटेल में जाएंगे तो मैं समझता हूँ हमें ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चाहिए कि हम प्रोग्राम करते रहें और आपको बताते रहें कि जनाब अली फ़लाँ तारीख से लेके फ़लाँ तारीख तक जो है चीज़ों की प्राइस ये थी, फ़लाँ तारीख से लेके फ़लाँ तारीख तक इन चीज़ों की प्राइस ये थी, पिछले दौरे हुकूमत में ये थे, इससे दौरे पिछले। हम सिर्फ बात करेंगे इस 2.5 साल के अरसे के अंदर और उसकी थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हम सरकारी आदाद शुमार जिन्होंने बनाए और पेश किए कि दाल माश फ़ी किलो 111 रुपये का इजाफ़ा हुआ इसके प्राइस के अंदर। इसी तरह से हम दूसरी अगर दालों को लें, दाल चना, दाल मसूर, दाल मूंग, इन तमाम को लें से औसतन 100% कीमतों में इजाफ़ा हुआ। इसके बाद अगर हम आ जाएं दूसरी चीज़ों की तरफ, आटा, घी, चीनी, तेल वगैरह, तो हम अगर कहें तो अगर जो चीज़ 100 रुपये की थी अब वो 250 रुपये में बिक रही है, तो कितने % इसमें इजाफा हुआ। ये सिर्फ 2.5 साल का है। ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ना, ये जो अदाद शुमार है, अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबी कहानी है, 2-3 प्रोग्राम जैसे मैंने कहा होंगे। अगर हम सिर्फ 2.5 साल के अरसे में देखें तो ये चंद शुमारियात जो हमारे सामने आ रही हैं, इसमें बहुत ही अहम चीज़ें जो है दूध। देखिए, दूध इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है हर घर की। बच्चे भी हमारे बाहर का दूध पीते हैं, नौजवानों की सेहत के लिए दूध का ज़रूरी है, बीमारों के लिए दूध का इस्तेमाल होता है, बीमार होते हैं उनके लिए दूध सही है। वो दूध जो है फ़ी लीटर, यानी जितने में दूध बिकना चाहिए, 20-25 रुपये लीटर दूध बिकना चाहिए असल में, वो उसके अंदर फ़ी लीटर 23 से 25 रुपये इजाफा हुआ है। तो अब आप देखें कि हम महंगाई की किस इंतहा को पहुंच गए हैं। क्या हम गरीब से जीने का हक़ नहीं छीन रहे? क्या इस हुकूमत ने यही वादे बैद किए थे कि हमारे पास 200 से ज़्यादा अफराद की मईशत की टीमें जो कंट्रोल करेगी और अलादीन का चिराग हम रिगड़ेंगे और सब कुछ पाकिस्तान में सही हो जाएगा? यही नारा था इनका। अब इस नारे के साथ साथ अब और भी देख लीजिए। अच्छा, इसके साथ आप आ जाइए, ये तो हो गया हमारे तालिब इल्मों के लिए दूध की ज़रूरत होती है, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बीमारों के लिए, उस पर ही हाल है। अब आ जाइए दवाइयों की कीमत, इसमें ऐसा इजाफा हुआ है कि मैं समझता हूँ पिछले 70 साल की कोई तारीख़ अगर हम उठा के देख ले तो ऐसा इजाफा दवाइयों की कीमत में नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं आटे की, उसके रिपोर्टें भी पेश हुई, लोग NRO लेके बाहर चले गए। आटा और घी और चीनी, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो रोज़ाना के इस्तेमाल की होती हैं। इसके अंदर जो होशबार इजाफा हुआ है, उसकी डिटेल में मैं क्या लेके जाऊँ आपके पास। मुझे खुद शर्म आती है कि जनाब अली इतना इजाफा हुआ है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये जो हुकूमत, जो अवाम दोस्त हुकूमत बन के आने वाली थी, जो अवाम के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतें प्रोवाइड करने की बड़े बड़े दावे कर रही थी, उसने अवाम के साथ इस तरह से जुल्म किया है कि लोग कहते हैं ना कि चने के साथ घुन तो पिसताइए। नहीं 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 नहीं, यहाँ चने के साथ घुन तो पिसाइए और घुन के साथ जो कुछ वहाँ मौजूद था, यानी पीसने वाला जो था, चने को पीसने वाला, वो भी पिस गया घुन के साथ। ये इस हुकूमत का कारनामा है। और उसके बाद जनाब अली अब मैं बात करता हूँ दूसरी ज़िंदगी की ज़रूरियात की, पानी, बिजली, गैस। तो आप देख लें, पानी नापेद है, बाबा डैम गायब हो गए, डैम के नाम पे फंड लेके अभी तक हुकूमत ने 2.5 साल गुजार दिए, उनके मुतालिक कोई तहक़ीक़ात नहीं की, यह नहीं बताया कि वो फंड कहाँ गया। सही है। और पानी जो है वो मैसर नहीं है, बिलखुसूस जो सूबा सिंध के शहर कराची और दीगर ऐसे इलाके, थर वगैरह सिंध के जो इलाके हैं जहाँ पर रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पानी इंतहाई ज़रूरत के तहत लोग इस्तेमाल करते हैं, वरना बेचारे पानी को बाज़ार से ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। यानी उन लोगों की सेहत से हम इतना खिलवाड़ कर रहे हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जबकि हमारे बड़े बड़े बैरूनी इदारे वो लोगों को जो है सहूलियत फराहम करने के लिए बड़े बड़े फ़ंड दे रहे हैं। वो फ़ंड कहाँ जा रहे हैं, हुकूमत किस तरह इस्तेमाल कर रही है। हाँ, हुकूमत एक बात ज़रूर करती है कि बिजली की पैदावार के अंदर हमें इजाफा करना है।
पिछली सारी हुकूमतों का ऊपर सारा मलबा डाला जाता है कि वो सब गलत कर गए। अच्छा, आपने 2.5 साल में क्या तीर मार लिया? आपने 2.5 साल में तीर ये मार लिया कि हर दूसरे रोज़ बिजली की यूनिट के अंदर इजाफा 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 इजाफा। ये इजाफा और इसार की बात आप कर रहे हैं कि जनाब अली हम मदीने की रियासत का तस्वुर दे रहे हैं, हम आवाम को सहूलत देंगे, आप इसार से काम लीजिए। तो ये सारे मामला जो हैं आप देख लिए कि हुकूमत ने महंगाई को किस तरह से जनाब अली चलाया है कि अब दुनिया जो है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया जो है वो ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो बदतरीन, यानी जिसे कहते हैं ना, बदतरीन सतह पर ऊपर पहुंची है। यानी इससे बदतर, यानी इस सतह पर कभी ऊंचाई के ऊपर महंगाई गई नहीं, ऊंचाई की यानी बदतरीन सतह पर इस वक्त महंगाई पहुंची हुई है। और हमारी हुकूमत के जनाब अली ज़िम्मेदार बड़े मज़े से बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और झूठे अदाद शुमार पेश करते हैं, जिसको चीज़ अफसर साहब पाकिस्तान ने भी झुटला दिया। नाज़रीन, अब दूसरे में पॉइंट की तरफ आता हूँ, वक्त हमारे पास कम होता है। दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ, जो अभी पिछले दिनों जो खबर आई कि जनाब अली प्राइम मिनिस्टर साहब ने अफसरान से ख़िताब किया, फ़ौजी अफसरान से। इस ख़िताब को जहाँ तक हमारी रिपोर्ट है, जहाँ तक हमें बताया जाता है, पहले तो उन्होंने ये समझा ही नहीं कि आप वो ख़िताब किससे कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने जाके अपना तरीक़ाकार वही अख्तियार किया कि जनाब अली की जैसे वे एक आम जलसे से ख़िताब कर रहे हैं ना, वो तरीक़ाकार अख्तियार किया जो कि वहाँ से इतलात आ रही हैं, जो वहाँ से हमें ख़बरें मिल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर के इस ख़िताब को हमारे फ़ौजी ज़िम्मेदारान और अहदेदारान ने रद्द कर दिया। एक देखें, आप कैसी अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ के लेवल के मुताबिक आपकी स्पीच होनी चाहिए। अगर आप एक मदरसे के तालिबों के पास जा रहे हैं तो आप उस अंदाज में वहाँ बात करेंगे। एक आप देहात के अंदर देहातियों के पास जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं, तो आपकी बात करने का आपका मेंटल लेवल वहाँ आके उनकी सतह की बात होनी चाहिए। आप अस्करी इदारों के ज़िम्मेदारान के साथ बात करने जा रहे हैं और वही बड़े बातें। असल में ये ख़िताब नहीं था, असल में ये गए थे वहाँ पर। इस खबर के पीछे छुपा सच ये है कि पहले नियाज़ी साहब से जनाब अली जो है वो क्या नाम है, एक्सटेंशन मांगी गई थी जनरल साहब ने, बाजवा साहब ने। अब ये उसका बदला लेने गए थे कि जी देखें, मैंने आपको एक्सटेंशन दी थी, अब आप मेरे लिए राय हमवार करें, मेरा दूसरा टर्नओवर जो है वो मुझे आप कन्फर्म करें। अब बात यह है कि एक तरफ जो है अफ़गानिस्तान के अंदर रद्दोबदल, फ़ौजियों का इंजला, वापस पाकिस्तान में अड्डे देने की बात, दूसरी तरफ इंडिया जो कल तक जो है वो खामोश था, आज बाकायदा धमकियाँ दे रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर नियाज़ी साहब ये कहते हैं हमारे ज़िम्मेदारान फ़ौजी अफसरान से कि भाई मैं आपकी प्लानिंग पे आपकी बात उस वक्त मानूंगा जब आप मुझे जो है ये मौका दें कि मैं अगला टर्नओवर पूरा करूं। तो इस खबर के पीछे जो बड़ा सच है वो ये है कि नियाज़ी साहब जो वहाँ गए थे, जो उन्होंने ख़िताब किया है, वो दरअसल उनके तिल्ले करने गए थे, उनकी मिन्नतें करने गए थे कि भाई मुझे कोई ग्रीन सिग्नल मिल जाए यहाँ से, मुझे कोई लाइट मिल जाए यहाँ से, मुझे कोई ऐसा वो इंदिया दे दें आप कि जी अगला टर्नओवर जो है हम आप ही को दिलवाएंगे। क्योंकि पहला टर्नओवर तो उन्होंने दिलवाया ना। तो इस सिलसिले में ये गए थे और उसके बाद जनाब अली फिर ये देखें कि ये तैयारी भी करते जा रहे हैं कि साथ साथ कि किसको अब जो है नया चीफ लेके आना है, क्या करना है, सारे मामला। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही और नियाज़ी साहब की कारकर्दगी जो अब तक नज़र आ रही है सामने, तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुक़्तदर ज़िम्मेदार इदारे अब इस तरफ सोचेंगे कि नियाज़ी साहब को एक और टर्नओवर नियाज़ी साहब के दिया जाए या उसके एक और टर्नओवर के वो फेवर में हों। मैं ये समझता हूँ कि नियाज़ी साहब जो अब गेम खेलने जा रहे हैं, जो गेम उन्होंने पिछले हमारे डिक्टेटरों से सीखा और उन्हें खेलते हुए देखा कि जनाब अली कि वो कौम को अज़बियत, लिसानियत और फ़िरक़ावारियत में बाँटें, आपस में लड़ाएं
और इस कोशिश में वो मैं समझता हूँ थोड़े से कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि अभी जो कराची में सानिया हुआ है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये कौम को आपस में लड़ाओ, अपनी हुकूमत को प्रोलॉन्ग करो। ये माजी के हमारे डिक्टेटर्स हजरात करते रहे, तो ये उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए आ रहे हैं कि देखो जी मैं तो आप ही की तरह चलना चाहता हूँ, जैसे आपने किया था उसी तरह मैं चल रहा हूँ, चलो भैया आप एक्सटेंशन दो। और ये सारा कुछ सिलसिला अब जो है ना वो कौम हमारी उसको उसमें थोड़ी अकल आ गई है। ये कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कौम को एक दफ़ा और बेवकूफ़ बना के, जैसे पहले इन्होंने 126 दिन के धरना में जनाब खड़े होके और बड़ी बड़ी बातें की, बड़े बुलंद बात दावे की। अच्छा मज़े की बात ये, जितनी भी हुकूमत इनकी के ज़िम्मेदार रहे हैं, जितनी भी इन्होंने पिछली हुकूमत की मुखालफत, जिन जिन नुक्तों पर, जिन जिन पॉइंट्स पर बातें की थी, वो सारे के सारे ये खुद करते आए हैं, बल्कि उससे बढ़कर किया है। अब आप रेलवे का हाल देख लीजिए, रेलवे के ऊपर बड़ी बातें करते थे, रेलवे तबाह हो गया। रेलवे के अंदर अभी अदाद व शुमार के मुताबिक कि 2.5 साल के अंदर तकरीबन 400 इंसिडेंट्स हुए हैं। चलिए अच्छा, मज़े की बात यह है कि 3 साल पूरे होने को आ रहे हैं तकरीबन, जब कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे अभी एक वजीर साहब ने कहा जी पिछली हुकूमत की, बल्कि पिछली से भी पिछली हुकूमत की गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। तो आपने 2.5 साल में क्या तीर मारा? आप तो इसको सोने की चिड़िया बना रहे थे। तो ये सारे बुलंद बांध दावे इनके सब धरे के धरे रह गए। अरबों दरख्त लग गए, खरबों रुपए दुनिया भर से पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई और ग्रोथ रेट जो है 4 पे पहुंच गया, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दिया। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रद्द कर दिया, एक तरफ आर्मी चीफ ने जनाब यानी इनको रद्द कर दिया कि आप इस काबिल ही नहीं हो, हमने तो जो है लूड़े लंगड़े घोड़े के ऊपर जो है ना वो कमान डाल दी थी कि हम इसके ज़रिए जंग जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा अब नियाज़ी साहब को जो है अपनी बका को बरकरार रखने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल करने की इन्होंने कोशिश की है कि जनाब अली आवाम को फ़रेब दें एक दफ़ा फिर। और मैं ये समझता हूँ कि नहीं, अब ये फ़रेब देने में कामयाब नहीं होंगे। ये नियाज़ी साहब की पहली बारी थी और यही आखिरी बारी होगी। बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश ये है आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें अपनी राय से भी आगाही दें ताकि हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना सकें। प्रोग्राम आपके सामने AQ ग्लोबल टीम की जानिब से मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।